बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेगुलर एक्सप्रेशंस के हवाले से हम डिस्कस करेंगे उसके अलजेब्राइक लॉस। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ पावरफुल शॉर्ट हैंड फाइनाइट नोटेशन दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, यानी कि लैंग्वेज। तो रेगुलर एक्सप्रेशन एक पावरफुल नोटेशन है और शॉर्ट हैंड नोटेशन है जो कि पूरी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती है। लैंग्वेज इवन इनफाइनाइट भी हो तो आपके पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन होती है वो फाइनाइट होती है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन दी हुई है ए स्टार बी। ठीक है, ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब आप देखें कि इसमें क्या है, क्लीन क्लोजर लगा हुआ है। और क्लीन क्लोजर का क्या मतलब होता है? मिसाल के तौर पे अगर मैं ए स्टार कैलकुलेट करता हूँ तो ए स्टार क्या हो सकता है, इसमें सबसे पहले तो जो मेंबर होगा वो एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। ठीक है, जो कैसे आएगा हमारे पास, ए की पावर जीरो से। ए की पावर अगर हम जीरो लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट में, एम्प्टी। उसके बाद अगर मैं ए की पावर वन लेता हूँ तो ये रिजल्ट करेगा सिंगल मेंबर ए में। ठीक है, ए की पावर टू लेता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दो ए आपस में मल्टीप्लाई। तो ए स्टार के अंदर हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग आ सकता है, सिंगल ए आ सकता है, दो ए आ सकते हैं, तीन ए कॉन्केटिनेटेड आ सकते हैं, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ठीक है ना। अब जब मैं इसको बी से कॉन्केटिनेट करूंगा, यानी ए स्टार को मैं बी के साथ कॉन्केटिनेट करूंगा। ठीक है, तो अब ये जो ऊपर सेट दिया हुआ है ना कि इसका हर मेंबर बी से मल्टीप्लाई होगा। तो जब एम्प्टी स्ट्रिंग बी से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या होगा, बी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी स्ट्रिंग आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की तरह होता है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग जब बी से कॉन्केटिनेट होगा तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा, हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा बी। ठीक है, फिर ए के साथ कॉन्केटिनेट होगा सीधे हाथ से बी, तो ए बी, फिर डबल ए बी, फिर ट्रिपल ए बी, फिर फोर ए, उसके बाद बी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास आप देखिए एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, और इसका हर मेंबर एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है। और मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को हम लोग ऑटोमेटा की टर्म्स में क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। आप पुरानी पूरी वीडियोस देखें। और मैंने आपको बताया था ना कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हमने तीन कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, अल्फाबेट, स्ट्रिंग्स और लैंग्वेज। ठीक है ना, उसको आपको समझने की जरूरत है क्योंकि वो परवेट करेंगे पूरे कोर्स में। बताया था ना, परवेट और परमिएट, मैंने आपको उसमें बताया था। अच्छा, बहरहाल तो ये जो है आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन आ गई। और आपने देख लिया कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है जो इवन एक इनफाइनाइट सेट को भी रिप्रेजेंट करने की ताकत रखती है। तो ए स्टार बी की एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, इट मैचेस एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन्स जीरो और मोर एस फॉलोड बाय अ बी, सच है सिंगल बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, डबल ए बी, ट्रिपल ए बी। ये तमाम वो स्ट्रिंग्स है जो इस सेट में हो सकती है। अच्छा, अब जब हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को बिल्ड करते हैं तो वहां पर आता है एल्जेब्राइक रूल्स। अच्छा, जहां एल्जेब्रा आता है, एल्जेब्रा ऑफ ऑल काइंड्स स्टार्ट विद सम एलिमेंट्री एक्सप्रेशन। उसमें क्या होता है कि एल्जेब्रा जो है वो कुछ एलिमेंट्री एक्सप्रेशन से स्टार्ट होता है, जैसे कुछ कांस्टेंट्स हैं, नंबर्स हैं, या कुछ वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, जो किसी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो होता है उसका बेस या एलिमेंट्री जो सिंबल्स होते हैं आपके पास अलजेब्रा में। उसके बाद आते हैं सर्टेन सेट ऑफ ऑपरेटर्स। जी, फिर आते हैं आपके पास सर्टेन सेट ऑफ ऑपरेटर्स टू these elementary expressions for constructing further expressions। तो ये जो बेसिक एक्सप्रेशन होते हैं फिर इस पर हम कोई ऑपरेटर लगाते हैं तो मजीद कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस वजूद में आती हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन का मामला भी बिल्कुल इसी तरह से है कि कुछ आपके पास बेसिक एक्सप्रेशन है और कुछ आपके पास ऑपरेटर है। वो ऑपरेटर जो है वो थोड़े से हमारे मैथमेटिक्स वाले अलजेब्रा से डिफरेंट है। ठीक है, इसमें हमारे पास कॉन्केटिनेशन का, ऑल्टरनेशन का, क्लीन क्लोजर का ऑपरेटर्स हैं। ठीक है। अच्छा, तो अलजेब्राइक लॉज क्या है जो रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए अवेलेबल है? तो सबसे पहले है आपके पास लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी। अच्छा, कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी में एक थोड़ा सा फर्क है कि कम्यूटेटिविटी जो है वो कम से कम दो ऑपरेंड्स पर अप्लाई होता है, और एसोसिएटिविटी जो है ये दो से ज्यादा ऑपरेंड्स पर अप्लाई होता है। अच्छा, कम्यूटेटिविटी ये कहता है
इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑपरेटर। ये एक ऑपरेटर की प्रॉपर्टी होती है दैट सेज वी कैन स्विच द ऑर्डर ऑफ इट्स ऑपरेंड्स। उस ऑपरेटर के जो ऑपरेंड्स हैं उनको हम स्विच कर सकते हैं, और स्विच करने के बाद भी रिजल्ट सेम ही रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप यूनियन ले रहे हैं, दो लैंग्वेजेस हैं आपके पास एल और एम, ये देखिए नीचे पहली एग्जांपल, आपके पास दो लैंग्वेजेस हैं एल और एम। अब इसका मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका ऑल्टरनेशन ले रहा हूँ, ऑल्टरनेट है ना। तो एल प्लस एम का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एल यूनियन एम, ये ऑपरेशन में परफॉर्म कर रहा हूँ और ऑपरेटर में बीच में क्या लगा रहा हूँ, प्लस का। तो इस सूरत में क्या होगा कि जो एल के मेंबर्स होंगे वो भी सेट में आ जाएंगे, और जो एम के मेंबर्स होंगे वो भी तमाम सेट में आ जाएंगे। तो आप एल को एम के साथ यूनियन करें या एम को एल के साथ यूनियन करें, वो एक ही बात है। तो इसका मतलब है कि रेगुलर एक्सप्रेशन में कम्यूटेटिव लॉ जो है यूनियन के हवाले से होल्ड करता है। अच्छा, अब आ जाए आप एसोसिएटिव लॉ के। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास तीन लैंग्वेजेस हैं एल एम और एन। तो आप एल और एम को पहले ऑल्टरनेट करें, ठीक है, बाद में जो रिजल्ट आ रहा है उसको आप एन के साथ ऑल्टरनेट करें, या फिर एम और एन को पहले ऑल्टरनेट करके रिजल्ट निकाल लें यूनियन, और बाद में एल का यूनियन उसमें शामिल कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है यूनियन के लिए भी। अब आ जाते हैं कॉन्केटिनेशन पे, ठीक है, जो थर्ड नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने एल और एम दो लैंग्वेजेस को कॉन्केटिनेट किया, ठीक है। सपोज करें एल में एक मेंबर था ए और बी, और एन में एक मेंबर था ए और सी, ठीक है, और एन में एक मेंबर था खाली डी। तो मैंने पहले ए ए, ए सी, बी ए और बी सी कैलकुलेट किया, और उसके बाद मैंने उसको डी के साथ कॉन्केटिनेट कर दिया। तो फाइनल आंसर मेरे पास आ गया ए डी, ए सी डी, बी ए डी और बी सी, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता कि पहले मैं ए और सी को कॉन्केटिनेट करता डी के साथ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आता साइड पे, मैं यहाँ पे आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। ए और सी को जब मैं डी के साथ कॉन्केटिनेट करूँ तो मेरे पास लैंग्वेज आएगी ए डी और सी, ठीक है। अब बाद में मैं इसको किसके साथ, ए बी के साथ कॉन्केटिनेट कर देता हूँ, ए बी के साथ, ए कॉमा बी। हाँ, तो हमारे पास जो बनेगा ए डी, ए सी डी, और उसके बाद ए डी, नहीं बी ए डी, बी ए डी और बी सी डी, ठीक है। तो आप देख लें ये चारों मेंबर्स वही मेंबर्स आए हैं, ये चारों मेंबर्स और ये चारों मेंबर बिल्कुल सेम, ठीक है। तो पहले मैं ए बी को, सपोज करें ये ए बी तो था ना, ये आपके लैंग्वेज थी एल, ये आपकी लैंग्वेज एल थी, ये एम थी, और जो खाली डी था ये आपकी लैंग्वेज थी एन। तो मैंने यहाँ पे पहले एल और एम को कॉन्केटिनेट करने के बाद फिर एन के साथ कॉन्केटिनेट किया, और यहाँ पर मैंने पहले क्या किया, एम और एन को कॉन्केटिनेट कर दिया, ठीक है ना। ये एम है और ये एन है। तो पहले मैंने एम और एन को कॉन्केटिनेट करके और बाद में उसको एल के साथ कॉन्केटिनेट किया, तो रिजल्ट बिल्कुल सेम आया। तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिव लॉ जो है ये होल्ड कर रहा है किसके लिए, कॉन्केटिनेशन के लिए भी ये होल्ड कर रहा है। ये एसोसिएटिव लॉ फॉर कॉन्केटिनेशन ये होल्ड कर रहा है। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी होल्ड कर रहा है, कॉन्केटिनेशन भी होल्ड कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है यूनियन के लिए। लेकिन वहीं पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा कॉन्केटिनेशन के लिए। यानी अगर एक लैंग्वेज एल है जिसके मेंबर है ए और बी, और दूसरी लैंग्वेज एम है जिसके मेंबर है सी और डी, तो अगर मैं एल को कॉन्केटिनेट करता हूँ एम के साथ तो क्या मेंबर्स आएंगे, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी। लेकिन अगर मैं एम और के साथ कॉन्केटिनेट करता हूँ एल को, तो मेंबर्स आएंगे पहले सी ए, डी बी, और उसके बाद डी ए और डी। आप देख लें इनका कोई मेंबर सिमिलर नहीं, ये दोनों सेट मतलब सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है एल इंटू एम बराबर नहीं है एम इंटू एल के। इसका मतलब है कि जो कम्यूटेटिव लॉ है ये होल्ड नहीं करता कॉन्केटिनेशन। ऑल्टरनेशन के लिए तो करता है कि एल के साथ आप यूनियन ले लें एम का, ठीक है, एल यूनियन एम ले लें या एम यूनियन एल ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो रिजल्ट आएगा,
ठीक है ना, दोनों के रिजल्ट में क्या होगा, ABCD मौजूद होगी। चाहे आप एल यूनियन एम करें तो भी ABCD मौजूद होगा, एम यूनियन एल करें तो भी ABCD मौजूद होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब आप कॉन्केटिनेशन करते हैं तो जनाब बिल्कुल फर्क पड़ता है, ये सेट इस सेट के बराबर नहीं है, तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता कॉन्केटिनेशन के लिए। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है, फैक्टराइजेशन होती है ना, जैसे फैक्टर हम निकालते, कॉमन निकाल लेते हैं मैथमेटिक्स में, बिल्कुल इसी तरह से अगर यहाँ पर एल जो है, यहाँ पर एल जो है ये कॉन्केटिनेट हो रहा है M+N के साथ, तो बिल्कुल ये बराबर होगा, अगर मैं एल को ले जाऊं अंदर एम के साथ कॉन्केटिनेट करूं, फिर इसका यूनियन ले लूं एल के साथ एन को कॉन्केटिनेट। ठीक है। अच्छा, ये कहलाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर, हाँ, क्योंकि आपको ये ख्याल रखना है कि अगर लेफ्ट साइड से कोई चीज अंदर जा रही है तो जो अंदर आपके पास एलिमेंट्स है उनके लेफ्ट पर ही आएगी, यानी एल जो है ये एम के लेफ्ट पर आएगा और एल एल एन के लेफ्ट पर आएगा। हाँ हाँ, ये ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया है कि एल एम बराबर नहीं है एम एल के। आप इसी तरह से अगर एल राइट साइड से एंटर हो रहा है तो अंदर जो आपके पास लैंग्वेजेस मौजूद है उनके राइट से कॉन्केटिनेट होगा, ये देखें, ML मशीन लैंग्वेज, ठीक है, NL नेचुरल लैंग्वेज, ये ऐसे कह रहा हूँ, ये तो एल जाके कहाँ से आपके पास कॉन्केटिनेट होगा, राइट साइड से, राइट साइड से। ये बात ध्यान में रखिएगा, लेफ्ट से आएगा तो लेफ्ट से कॉन्केटिनेट होगा, राइट से आएगा तो ये कहलाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और एनाइलेटर, एनाइलेटर कहते हैं इसे। तो आइडेंटिटी फॉर एन ऑपरेटर इज अ वैल्यू, यानी आइडेंटिटी जो है वो ऑपरेटर के हिसाब से होती है कि किस ऑपरेटर के हिसाब से कौन सी चीज आइडेंटिटी का किरदार अदा कर रही है, और किस ऑपरेटर के साथ कौन सी चीज एनाइलेटर का किरदार अदा कर रही है। तो आइडेंटिटी क्या होती है, व्हेन द ऑपरेटर इज अप्लाइड टू द आइडेंटिटी एंड सम अदर वैल्यू द रिजल्ट इज द अदर वैल्यू। तो आइडेंटिटी जो होती है वो अपने आप को खत्म कर लेती है। मिसाल के तौर पे प्लस के ऑपरेशन के लिए जीरो आइडेंटिटी है, प्लस के ऑपरेशन के लिए जीरो आइडेंटिटी है, जीरो किसी भी चीज के साथ प्लस होगी तो वो अदर वैल्यू बच जाएगी, वो अदर वैल्यू बचेगी, जीरो खत्म हो जाएगा। तो एक्स के साथ जीरो प्लस हो या जीरो एक्स के साथ प्लस हो, रिजल्ट आएगा एक्स। तो प्लस के, प्लस ऑपरेटर के लिए जीरो जो वैल्यू है वो आइडेंटिटी है, जबकि मल्टीप्लाई ऑपरेटर के लिए वन आइडेंटिटी है। वाह जी, मल्टीप्लाई के लिए क्या चीज आइडेंटिटी है, वन, ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ है, ये वन, मल्टीप्लाई के लिए आपके पास वन जो है वो आइडेंटिटी है। तो जैसे मैंने ऊपर लिखा था ना प्लस, तो मल्टीप्लाई के लिए वन आइडेंटिटी का किरदार अदा करता है। अच्छा, एनाइलेटर उल्टा होता है, एनाइलेटर क्या करता है, दूसरी चीज को तबाह कर देता है और खुद बाकी बच जाता है। तो एनाइलेटर फॉर एन ऑपरेटर इज अ वैल्यू such that when the operator is applied to the annihilator and some other value the result is the annihilator, अदर वैल्यू रिजल्ट में नहीं आएगा, एनाइलेटर आएगा। जैसे जीरो जो है ना वो जहर कातिल है, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन की, वो मल्टीप्लिकेशन को तबाह, वो दूसरे ऑपरेंड को तबाह कर देगा, खत्म कर देगा। तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स या एक्स मल्टीप्लाई बाय जीरो जो है वो आपके पास रिजल्ट में जीरो आएगा, तो जीरो जो है वो क्या हो गया, आपका एनाइलेटर हो गया। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं कुछ आइडेंटिटीज और एनाइलेटर के हवाले से कुछ लॉस। फाई, फाई किसको रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई, फाई एक ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करता है जिसका कोई मेंबर नहीं होता, ये देखें, ये बिल्कुल नल सेट, इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग भी नहीं होता। ठीक है, तो ये फाई आगे जाके जब मैं ऑटोमेटा, आपको फाइनाइट ऑटोमेटा TF पे पढ़ाऊंगा ना, तो मैं पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा कि ये दरअसल इसकी इम्प्लीमेंटेशन है क्या, इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कहाँ पर ये इस्तेमाल होता है और ये किस तरह की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां दरअसल आपको सही मायनों में समझ में आएगा। अभी तो जितना आपने शुरू के लेक्चर से समझा हुआ है, अभी आपको सिर्फ इतना पता है कि ये इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है फाइव। तो और एक अलग लैंग्वेज है एल, जिसके कोई भी मेंबर्स हैं आपके पास, मिसाल के तौर पे A B, ये मेंबर्स हैं आपके पास, ठीक है। तो अगर मैं A B को जो है वो यूनियन करता हूँ किसी खाली सेट के साथ, इसका यूनियन लेता हूँ तो किसी खाली सेट के साथ, तो आपको पता है क्या आ जाएगा, रिजल्ट में AB आ जाएगा, जो कि दरअसल क्या है, L है। तो फाई अगर यूनियन होता है L के साथ या L फाई के साथ, तो आंसर में L ही आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि फाई खत्म हो गया, L बचा, तो फाई आइडेंटिटी हो गया, इसके लिए, यूनियन के लिए।
क्योंकि दूसरी चीज जो थी वो बच गई, फाइव खत्म हो गया। इसी तरह से एम्प्टी स्ट्रिंग अगर कॉन्केटिनेट हो किसी लैंग्वेज एल के साथ, या एल एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट हो, तो जो लैंग्वेज एल है ना वही बचेगी। मैंने क्योंकि आपको बताया था कि एम्प्टी स्ट्रिंग अगर ए के साथ कॉन्केटिनेट हो या ए एम्प्टी के साथ हो तो ए ही बचता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, एम्प्टी स्ट्रिंग खत्म हो गया, तो एम्प्टी स्ट्रिंग इसका मतलब है आइडेंटिटी है कॉन्केटिनेशन में, और फाई जो है वो आइडेंटिटी है यूनियन में। अच्छा, अब आप ये देखें कि फाई इंटरेक्ट कर रहा है एल के साथ, कॉन्केटिनेट हो रहा है, और एल फाई के साथ कॉन्केटिनेट हो रहा है, यूनियन नहीं कॉन्केटिनेट, तो ये एल को खत्म कर देगा। यानी ये क्या है, एनाइलेटर है कॉन्केटिनेशन के लिए। फाई जो है ना कॉन्केटिनेशन के हवाले से एनाइलेटर है, रिजल्ट में फाई बचे। तो यूनियन ऑफ सेवरल एक्सप्रेशन, some of which are or have been simplified to phi, then the phi can be dropped from the union. Concatenation of any number of expressions and even one of them is phi, then the entire concatenation can be replaced by phi. ये कह रहा है कि ये सिंप्लीफिकेशन में इस्तेमाल होते हैं ये कॉन्सेप्ट। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास बहुत सारी एक्सप्रेशंस हैं, जैसे एल, और यूनियन हम ले रहे हैं एम यूनियन फाई यूनियन आर यूनियन फाई, तो फाई वगैरह जो है ना ये सारे ड्रॉप हो जाएंगे, फाई कैन बी ड्रॉप्ड, गायब हो जाएंगे आपके एक्सप्रेशन से, आपकी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगी। इसी तरह अगर फाई कॉन्केटिनेट हो रहा है, यहाँ पे एल है, यहाँ पर एम है, फिर फाई आर, तो फाई अगर किसी भी लैंग्वेज के साथ कॉन्केटिनेट हो रहा है तो इस पूरी एक्सप्रेशन को आप बहुत आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, किससे, फाई से, रिप्लेस बाय फाई, तो ये पूरे एक्सप्रेशन को खा जाएगा, एनाइलेटर है। आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि जो मल्टीपल कॉपीज है ना वो खत्म होकर सिंगल कॉपी बचेगी। एंड ऑपरेटर इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग इट टू टू ऑफ द सेम वैल्यूज एज आर्ग्यूमेंट्स इज दैट वैल्यू। यानी मिसाल के तौर पे 0 + 0 + 0 आप करते रहे, 1 × 1 × 1 × 1 आंसर क्या आएगा, सिंगल वन। 0 + 0 + 0 + 0 कितनी दफा भी ऐड करें आंसर 0 आएगा। ठीक है ना। तो वैसे कॉमन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आइडेम्पोटेंट नहीं होते, जो अरिथमेटिक हमारे मैथमेटिक्स में जो है वो नहीं होता। x + x 2x होता है, x×x² होता है, लेकिन जो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन के हवाले से है, ऑटोमेटा थ्योरी के हवाले से, अगर हमारे पास एक सेट है एल, ठीक है, यानी कोई लैंग्वेज है एल जिसके मेंबर है डबल ए और बी, ठीक है, तो अगर मैं इसका यूनियन इसी सेट के साथ लूँ डबल ए बी के साथ, तो आपको पता है कि आंसर में क्या आएगा, डबल ए और बी आएगा। ठीक है ना, यानी एक ही मेंबर आ जाएगा। तो एल अगर यूनियन होगा दूसरे एल के साथ तो वो रिजल्ट करेगा एल में। तो ये क्या कहलाएगा कि आपके पास जो ऑपरेटर है प्लस, यानी यूनियन का जो ऑपरेटर है, ये क्या है, आइडेम्पोटेंट है। ये आइडेम्पोटेंट, एन ऑपरेटर इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट लिखा है ना ऊपर, तो इसका मतलब है कि जो प्लस ऑपरेटर है आपका आइडेम्पोटेंट है, तो एल प्लस एल एल हो जाए। अब कुछ क्लीन क्लोजर के हवाले से कुछ लॉस, जैसे अगर एल स्टार है और उस पर मैं दोबारा स्टार लगा दूं, यानी एल स्टार पर एक और स्टार लगा दूं, तो एल स्टार होता क्या है बेसिकली, ये आप देख लें। तो एल स्टार क्या होता है जनाब, कि एल रेस टू द पावर 0 यूनियन एल रेस टू द पावर 1 यूनियन एल रेस टू द पावर 2, इस तरह से हम चलते रहते हैं अप टू एल रेस टू द पावर इन्फिनिटी। इस तरह से हम लोग चलते हैं ना जी, इस तरह से हम चलते रहते हैं। तो अब इस पे अगर मैं एक और स्टार लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी एक लैंग्वेज ऑलरेडी इनफाइनाइट है, तो वो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि ये कम इनफाइनाइट है दूसरी ज्यादा इनफाइनाइट है, ऐसे तो नहीं कह सकते हम। इनफाइनाइट तो फिर इनफाइनाइट है, उसका तो आखिरी हद और एलिमेंट पता ही नहीं है। तो किसी ऐसी लैंग्वेज पे जिसपे ऑलरेडी स्टार है एक और स्टार लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब फाइव पे हमने स्टार लगा दिया, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, फाइव अब फाइव से मल्टीप्लाई हो तो फाइव रहता है, लेकिन फाइव पे जब स्टार आ गया ना तो फिर एनीथिंग रेस टू द पावर 0 वाला केस आ जाएगा, तो उसके तहत यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा। इसी तरह अगर एम्प्टी स्ट्रिंग पे आपने स्टार लगा दिया क्लीन क्लोजर, तो उसका आंसर सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। एम्प्टी स्ट्रिंग अपने आप से कितनी भी दफा मल्टीप्लाई हो जाए
कॉन्केटिनेट हो जाए, बचेगा क्या, एम्प्टी स्ट्रिंग ही बचेगा। जैसे वन अपने आप से कितनी दफा मल्टीप्लाई हो जाए, वन ही बचेगा। अच्छा, फोर्थ इस पे आते हैं, एल प्लस जो है ना, वो बेसिकली क्या है, एल इंटू एल स्टार या एल स्टार इंटू एल। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एल प्लस में सिर्फ क्या होता है कि एम्प्टी वाला एलिमेंट खत्म हो जाता है, एम्प्टी वाला एलिमेंट खत्म हो जाता है। तो मिसाल के तौर पे अगर कोई हम लैंग्वेज ले लेते हैं, एल ए एन पी, ये एक लैंग्वेज है। अब मैं इसका एल स्टार लेता हूँ, तो एल स्टार अगर मैं लेता हूँ, तो इसमें ए, सबसे पहले तो एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा इसका, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए बी आया, फिर बी ए आया, ठीक है। ये अपने आप से ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे, डबल ए बी, बी डबल ए एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर मैं इसको एल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एल स्टार को, तो क्या हो जाएगा, ये अब ए जाके ना एम्प्टी स्ट्रिंग से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए, और बी जाके जब मल्टीप्लाई होगा एम्प्टी स्ट्रिंग से तो बी बन जाएगा। फिर ए से जब मल्टीप्लाई होगा तो डबल ए बी, इस तरह से जो है ना, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग वाला एलिमेंट खत्म हो जाएगा। जब एल जाके ना एल स्टार से मल्टीप्लाई होगा तो एम्प्टी वाले फैक्टर को खत्म कर देगा। अच्छा, इसके अलावा जो यूनियन है, आपको पता है इसको हम प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि यूनियन को हम प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं सिंबल ऑफ ऑल्टरनेशन। आगे जाके और मैं आपको ये बता दूंगा कि ये जो है ना सिंबल ऑफ ऑल्टरनेशन कहलाता है, प्लस। तो ये आप इसको एल नॉट प्लस एल वन प्लस यूं भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल प्लस जो है वो क्या होता है, सिंगल एल, एल एल से मल्टीप्लाई हुआ, एल एल तीन दफा मल्टीप्लाई हुआ, चार दफा मल्टीप्लाई, सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। अच्छा, अब यहाँ पर एल स्टार, तो एल स्टार में सिर्फ क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग वाला एलिमेंट आ जाएगा, बाकी तो ये पूरी एक्सप्रेशन यही रहेगी जो एल प्लस वाली है, ठीक है। तो एल प्लस जो है बराबर है एल इंटू एल स्टार के। और जब ये आपका एल स्टार क्या है, ये एम्प्टी से शुरू हो रहा है, इसके साथ जाके जब एल इंटरेक्ट करेगा तो ये एल जब मल्टीप्लाई होगा एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग खत्म होकर एल बचेगा यहाँ से। तो यहाँ से एल बचेगा, और फिर पहला एल, फिर दो एल, फिर तीन एल, तो यहाँ पे एम्प्टी वाला एलिमेंट खत्म हो जाएगा। तो एल प्लस जो है दरअसल ये क्या होता है, एल इंटू एल स्टार होता है। एल स्टार में तो एम्प्टी होता है, लेकिन जब एल जाकर उससे मल्टीप्लाई होता है तो वो उसको पहले वाले एम्प्टी को भी खत्म करके एल ही बचता है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मैं एल स्टार को रिप्रेजेंट करूं एल प्लस की टर्म्स में, तो एल स्टार जो है वो एल प्लस है और साथ में एम्प्टी स्ट्रिंग भी उसके शामिल है, ठीक है ना। और अगर मैं एल प्लस को रिप्रेजेंट करूं एल स्टार की टर्म्स में, तो वो क्या हो जाएगा, एल इंटू एल स्टार, एल इंटू एल स्टार हो जाएगा। ऊपर हम कर चुके हैं, एल प्लस या एल स्टार इंटू एल, या एल इंटू या एल स्टार इंटू एल। अच्छा, अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है एल के साथ क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब है या तो एल होगा एक दफा या नहीं होगा। तो ये वन के लिए होता है, ये वन टाइम के लिए होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जो होता है ये वन टाइम के लिए होता है, ये याद रखिएगा। तो या तो एल है या नहीं है, या तो एल है या एल नहीं है, ऑप्शनल, ठीक है। अच्छा, तो लॉज इन्वॉल्विंग क्लीन क्लोजर में फाई जो है, इट्स क्लोजर अंडर द क्लीन स्टार इज एम्प्टी स्ट्रिंग। यानी जब मैं फाई पर स्टार लगाऊंगा, जब मैं फाई पे स्टार लगाऊंगा तो एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा। यानी जब मैं किसी लैंग्वेज पर स्टार लगाता हूँ, ठीक है, यानी ए एक लैंग्वेज है उस पर मैंने स्टार लगाया, तो इसके जो मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, एक तो एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, फिर ए होगा, फिर डबल ए, फिर ट्रिपल ए, फिर इस तरह चलते चलते इनफाइनाइट तक जाएगा ये, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगा ये। तो एल स्टार एक ऐसी चीज है जो एक किसी भी लैंग्वेज को इनफाइनाइट बना देती है, सिवाय दो एग्जेम्पशंस के। यहाँ पर क्या है, दो केसेस एग्जेम्पशन में, एक तो फाइव पर अगर मैं स्टार लगा दूं तो आपके पास रिजल्ट में क्या आएगा, सिर्फ एक ऐसा सेट आएगा जिसका वाहिद मेंबर एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। और इसी तरह से अगर एक लैंग्वेज एम्प्टी को रिप्रेजेंट करिए उस पर मैं स्टार लगा दूं, तो उसका भी रिजल्ट ये आएगा कि एक ही मेंबर होगा उसमें, एक ही मेंबर होगा एम्प्टी स्ट्रिंग। तो सिर्फ दो केसेस हैं जहां पर स्टार लगाने के बावजूद फाइनाइट सेट आता है। आप मेरी बात समझ गए, सिर्फ दो केसेस हैं, अगर मैं फाइव पे स्टार लगा दूं या एम्प्टी पे स्टार लगा दूं, तो ऐसी सूरत में जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा सेट होगा जिसका वाहिद मेंबर एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, और वो फाइनाइट सेट है। बस यहाँ पे दो एग्जाम्पशन हैं खाली, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, वरना
किसी भी लैंग्वेज पर मैं अगर स्टार लगाऊं तो इनफाइनाइट सेट आता है। ठीक है। और मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि ये जो फाइव की वजह से एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है ना, वो वाला केस है जहाँ पे फाइव पे वैल्यू जीरो है। अदरवाइज फाइव की कोई भी वैल्यू, 1 2 3, फाइव फाइव से इंटरेक्ट कर रहा है तो रिजल्ट फाइव होगा, ये बात याद रखिएगा। आखिरी जुमला क्या लिख रहा है उलमैन? इनफैक्ट फाइव इज वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, वन ऑफ ओनली टू लैंग्वेजेस whose क्लोजर इज नॉट इनफाइनाइट। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हुए आप दो डिफरेंट इसकी एक्सप्रेशंस बनाएं, इसकी दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस बनाएं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था और एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था। अगर आप रिकॉल करें जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़ा था, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था कॉन्केटिनेशन का, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था। ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है जो सवाल दिया है, यानी यहाँ आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर आप और करें इन दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर बीच में प्लस है, तो आपको ये पूरी चीज लेफ्ट से कॉमन लेती हुई मिलेगी। ठीक है, तो एक इसका क्या हो सकता है वर्जन? एक इसका वर्जन ये हो सकता है कि मैं 0 + 1 होल स्टार इंटू 1 0 + 1 पूरा कॉमन ले लूं यहाँ से। तो यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा एम्प्टी स्ट्रिंग, और दूसरी साइड से क्या बचेगा? 0 + 1। तो यहाँ से बचेगा। ठीक है, तो ये मैंने कॉमन ले लिया और मेरे पास ये बचा। अच्छा, सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि मैं राइट साइड से कॉमन लूं। राइट साइड से आप देखें तो खाली इतना हिस्सा कॉमन मिल रहा है आपको, 0 + 1। यहाँ पर 0 + 1 कॉमन मिल रहा है आपको। ठीक है, तो अगर मैं राइट साइड से कॉमन लेता हूँ तो लेफ्ट वाली एक्सप्रेशन में मेरे पास 0 + 1 होल स्टार इंटू 1 ये कॉमन बचता है, और राइट साइड से मेरे पास 0 + 1 होल स्टार इंटू 1 0 + 1 ये कॉमन बचता है, और फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा 0 + 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की, और यहाँ पर मैंने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सही है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। ये कह रहा है 0 * 1 स्टार बराबर है 1 स्टार 0 स्टार के। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पहली वाली लैंग्वेज है ना, 0 * 1 स्टार, तो इसके अंदर आपके पास एक मेंबर 0 1 आ सकता है, लेकिन 1 स्टार 0 स्टार में आपके पास मेंबर 1 0 हो सकता है। इसमें 1 0 कभी भी नहीं हो सकता। जीरो जब भी आएगा पहले आएगा फिर वन आएगा, इसमें वन पहले और जीरो बाद, तो ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन यू आर आस्क्ड टू कंसीडर द ट्रुथ और फॉल्सहुड ऑफ 6 इक्विवेलेंसेस फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या ये दोनों एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट है? नो, फॉल्स। अच्छा, ये 0 मल्टी कॉन्केटिनेटेड विद 1 कॉन्केटिनेटेड विद 5 कह रहा है 5 के बराबर है। बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 जो है ये एनाइलेटर है कॉन्केटिनेशन के लिए। 5 क्या है? रोल नंबर 3 देखिए, 5 क्या है? एनाइलेटर है फॉर कॉन्केटिनेशन। ये देखिए, 5 इज एनाइलेटर फॉर कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन के लिए जहर कातिल है, खत्म कर देगा दूसरी चीज पे, सबको 5 बच जाएगा। तो 5 एनाइलेटर है, तो बिल्कुल सही है इसका आंसर। आउटपुट में आपके पास आ जाएगा 5। अच्छा, एम्प्टी स्ट्रिंग किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो तो एम्प्टी स्ट्रिंग खुद खत्म हो जाता है, दूसरी चीज बच जाती है। तो 0 कॉन्केटिनेटेड विद 1 के साथ कॉन्केटिनेट हो रहा है एम्प्टी स्ट्रिंग, तो एम्प्टी स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा, सिर्फ 0 1 बचेगा। ये क्या प्रॉपर्टी है जनाब? ये एम्प्टी स्ट्रिंग जो है, एप्सिलॉन जो है, ये क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है कॉन्केटिनेशन की। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जो अपने आप को खत्म करके दूसरी चीज को बाकी रखता है। तो ये हमने कहाँ देखा था कॉन्केटिनेशन के लिए? ये आइडेंटिटी है, ये देखें, ये वाला पॉइंट। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग क्या है? आइडेंटिटी है कॉन्केटिनेशन के लिए। बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है मैंने, बहुत आराम आराम से इसको मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन की। इस पर टाइम ज्यादा लगा है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है आगे के लेक्चर्स के लिए इसको समझना। अब आ जाइए फोर्थ। फोर्थ वाले में क्या हो रहा है जनाब? कि 0 एंटर हो रहा है अंदर एक्सप्रेशन में, तो 0 * 0 हो गया ये। 0 जब यहाँ राइट साइड से एंटर हुआ तो 0 स्टार के राइट पर आया, और ये 0 1 स्टार के राइट पर। तो 0 * 0 1 * 0। ठीक है, तो ये क्या है? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव।
अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, 0 स्टार 1 और ये 0 स्टार। ठीक है, 0 स्टार 1 को आपने पहले क्या कर लिया, कॉन्केटिनेट, फिर इसको इसके साथ कर लिया, कोई मसला नहीं। अगर 1 और 0 स्टार को मैं पहले कॉन्केटिनेट कर लूं, और ये तो ये एसोसिएटिव लॉ है, ये कॉन्केटिनेशन, तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है कॉन्केटिनेशन के लिए, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। अच्छा, आखिर में क्या है जनाब, 0 1 कॉन्केटिनेटेड प्लस 0 1, ये देखें आप, ये 0 1 ऑल्टरनेट हो रहा है 0 1 के साथ, तो ये बिल्कुल बराबर है 0 1 के, बिल्कुल सही है। आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। क्या प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, आइडेम्पोटेंट, जिसमें हमने कहा था कि एल प्लस एल एल होता है, तो सेम चीज आपस में यूनियन होंगी तो एक ही दफा वो लिखा जाएगा। ठीक है ना, चलो, थैंक यू वेरी मच।